नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। नेपाल में शुक्रवार देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई। भूकंप से 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मलबे में दमे होने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा, अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने की और संपत्ति के नुकसान होने की खबरें। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल था। भूकंप से किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को उनके कार्यकाल का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। वो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र के विकास पर विचार साझा किए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का रंग घराने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करेंगे। दुर्ग वो इलाका है जो मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। दुर्ग के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच खड़ा मुकाबला। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभा और 2 रोड शो करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा और सिमरिया समेत कई क्षेत्रों में रैली करेंगे। चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट कुक्षी से रैली शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कई स्थानों में चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी रैलियां करेंगे। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास AQI 421 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से अब सांसों पर संकट आ गया है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 428 गंभीर, सेक्टर 116 में AQI 426 गंभीर, सेक्टर 1 में AQI 374 बहुत खराब और सेक्टर 125 में AQI 386 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू सेटल
इसका उद्घाटन किया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करते रहना चाहिए। भारत मानक ब्यूरो ने दिल्ली में जीरो इफेक्ट विषय को लेकर G20 मानक संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता वाले प्रावधानों को लेकर आगे बढ़ना होगा ताकि दुनिया के देश भारत के लिए बड़ा उपभोक्ता बन सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर इटली के दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि इटली के प्रमुख थिंक टैंक के साथ आज एक सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कोविड के दौरान वैक्सीन बनाने के प्रयासों ने और मैत्री मिशन की वजह से बायोटेक्नोलॉजी की अलग पहचान बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक आज से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज में हो रही है। इस बैठक का आयोजन आज से 7 नवंबर 2023 को होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के जाफना शहर में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का दौरा किया। निर्मला सीतारमण श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज फाइंड फेस्टिवल 2023 में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सरना की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत में कोस्टा क्रूज की घरेलू नौकायान की शुरुआत एक महत्वपूर्ण अवसर, ये क्रूज और पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द ही कंक्रीट से बना दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि राजमार्ग को कंक्रीट से बनाने का काम 1 महीने में शुरू हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रोड शो किया और आनंद विहार इलाके में AQI दिल्ली में सबसे खराब स्थिति में पहुंचने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आनंद विहार बस डिपो का जायजा लिया। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में बाय बाय केसीआर अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रोड शो किया। भूपेश बघेल को महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने के ईडी के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा 508 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है, इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा और महादेव ऐप वालों से भी पैसा ले रहे हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी। चेन्नई और अन्य कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई। तमिलनाडु के मदुरई जिले के किरनूर गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से खुद को बचाने के लिए लोग पेड़ के नीचे छुपे थे। इसी बीच बिजली गिर गई। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के मदुरई और शिवगंगा जिले के स्कूल आज बंद रहेंगे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। भूटान नरेश कल गुवाहाटी पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। और इसी के साथ ही समाचार में एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा हमारे देशों के बीच प्राचीन संबंधों का एक प्रमाण है, जो बुनियादी ढांचे की साझेदारी, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग और साझा आध्यात्मिक विरासत का उदाहरण है। भूटान नरेश के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
यूट्यूबर और बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तार आरोपी कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप। भाजपा सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स पीएफए की संस्थापक मेनका गांधी ने कहा कि सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सजा होनी चाहिए। ये गंभीर अपराध है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति सांस्कृतिक का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में धर्म और संस्कृति पर होने वाले प्रहार को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही किस तरह धर्म का प्रचार प्रसार युवा पीढ़ी तक हो और वह अपनी संस्कृति और धर्म को पहचाने, इसके लिए काम करने का संकल्प लिया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही भगवान श्री रामलला के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय परिसर में रखे एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिसाव की घटना सामने आई, जिसमें कम से कम 10 नर्सिंग छात्र प्रभावित हो गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के जाफना में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया, जिसमें पीएसएम चार्ल्स गोपाल बागले और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा भी उपस्थित थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंकाई रुपया भारतीय रुपयों के बीच सीधे व्यापार शुरू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की सराहना की। एसबीआई श्रीलंका में पहला विदेशी बैंक है जो सफलतापूर्वक ये सेवा मुहैया करा रहा है। दुनिया भर में भारतीय दवाइयों की मांग में बढ़त। वित्त वर्ष 2021-22 में फार्मा के आयात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में फार्मा निर्यात की बढ़ोतरी दर 2% रही। आदित्य बिरला कैपिटल का सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एकीकृत आधार का मुनाफा 44% बढ़कर 705 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी ने 488 करोड़ रुपयों का शुद्ध मुनाफा कमाया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 की अवधि में 394 मिलियन टन एमटी कोयले का उत्पादन किया। ये उत्पादन पिछले साल की तुलना में 42 एमटी अधिक है। वार्षिक मांग से उत्पादन 11% अधिक था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की समस्या के कारण चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में और अधिक विमानों का परिचालन रुकेगा और इसे कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इंडिगो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल एयरलाइन के लगभग 40 विमान इंजन में दिक्कतों के कारण उड़ान नहीं भर जा रही है। ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहारों की धूम। अक्टूबर माह में वाहनों की थोक बिक्री सबसे अधिक। वाहन बिक्री 16.3% की बढ़त। दिवाली से पहले भारतीयों के बीच एसयूवी की मांग में बढ़त दर्ज की गई। बीते 7 महीनों में एसयूवी की हिस्सेदारी बढ़कर 48.7%। सेमीकंडक्टर की कमी दूर होने पर वाहन उत्पादन में आई तेजी। उषा मार्टिन का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 38.66% बढ़कर 109.52 करोड़ रुपए पर रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 78.98 करोड़ रुपयों का शुद्ध मुनाफा हुआ था। विमानन कंपनी एयर इंडिया अगले 6 महीनों में 30 से ज्यादा नए विमान ला रही है। कंपनी इसके अलावा 400 साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने और भारत से बाहर 4 नए गंतव्यों के लिए उड़ान भी शुरू कर सकती है। टाटा समूह की एयरलाइन ने अपने मौजूदा नेटवर्क और बेड़े का विस्तार करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में करने की योजना है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर ने मारी छलांग। साथ ही कंपनी ने 44 नई उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 नवंबर भर के लिए पूरे देश में चलाया जाएगा। 100 शहरों में 500 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों और अन्य विभागों के सहयोग से 50 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.62 रुपए प्रति लीटर रहा। विदेशी बाजार के बदलते रुख के चलते स्थानीय बाजार में मांग की कमी दर्ज की गई। दिल्ली थोक बाजार में विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमतों में बदलाव नहीं देखा गया।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन दौरे के दौरान हमास के खिलाफ इसराइल की लड़ाई में अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने इसराइल से गाजा पर सैन्य हमलों को तत्काल रोकने की भी अपील की। इसराइल के प्रधानमंत्री अपने बयान में हमास के साथ जारी संघर्ष में अस्थायी संघर्ष विराम देने की अपील ठुकरा दी। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास सारे बंधकों को छोड़ नहीं देता तब तक वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। गाजा पट्टी में रात भर गोले बरसाए गए। इजरायली सेनाएं गाजा शहर में आगे बढ़ रही हैं। सुरंगों से निकलकर हमास भी लगातार हमले कर रहा है। हमलों में अब तक 9000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 1400 से अधिक इजरायली मारे गए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज ढाका मेट्रो की लाइन 6 के दूसरे खंड का उद्घाटन करेंगी, जिसमें अगरगांव से मोती झील तक 9.53 किलोमीटर लंबे इस खंड में 8 स्टेशन शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने मेन के लेविस्टन शहर के सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों और परिवारों से मुलाकात की। पंजाब प्रांत में खेती करने का निर्णय लेने के महीनों बाद पाकिस्तानी सेना अब खाद्य आत्मनिर्भरता की योजना के तहत अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हजारों एकड़ जमीन पर खेती शुरू करने की तैयारी में है। अमेरिका में इस महीने साहित्य महोत्सव का आयोजन होने वाला है। इस दौरान भारत में विकसित कोविड-19 वैक्सीन की कहानी से लेकर शुरुआती बौद्ध कला तक कई कलात्मक एवं शोध कार्यों की झलक दिखेगी। चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहा न्यूजीलैंड का सामना आज विश्व कप के अपने महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान से होगा। दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश के तहत जीत हासिल करने के लिए बेताब होंगी। लगातार 4 जीत से शुरुआत करने वाली न्यूजीलैंड की टीम को भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की हालत तो और खराब है, जिसके 7 मैचों में 6 अंक हैं। पाकिस्तान टीम को लगातार 4 हार के बाद बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली थी। आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रतियोगिता की खराब शुरुआत के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मुकाबले जीतने के बाद अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद अंतिम स्थान पर। दूसरी ओर इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद अंतिम स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई होने के लिए खेल रही है। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 180 रन के लक्ष्य को अफगानिस्तान ने 32वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अफगानिस्तान की ये चौथी जीत है। अफगानिस्तान के लिए हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह ने अर्धशतकीय पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह ने अर्धशतकीय पारी खेली। रहमत ने 52 रन का योगदान दिया। वहीं हशमतुल्लाह शहीदी ने नाबाद 56 रन की पारी खेली। अजमतुल्लाह और उमर जाई ने नाबाद 31 रन बनाए। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 179 रन बनाए। नीदरलैंड्स को पहले ही ओवर में वेस्ली बारेसी के रूप में पहला झटका लगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी चोट के कारण वनडे विश्व कप से बाहर हो गए और उनकी जगह काइल जैमिसन को शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान हेनरी को चोट लगी थी। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली के कुशाग्र रावत ने जीतने में सफलता पाई। केरल के सज्जन प्रकाश ने रजत पदक हासिल किया। वहीं कर्नाटका के एस अनीश गौड़ा ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली की भाव्या सचदेवा ने 4 मिनट 27.93 सेकंड के साथ जीता।
वहीं तेलंगाना की वृत्ति अग्रवाल ने रजत और कर्नाटक की शिरीन कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड फाइनल का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने जीतने में सफलता पाई। वहीं इसी स्पर्धा का रजत पदक महाराष्ट्र की रुतिका शर्मा ने जीता, जबकि कांस्य पदक पश्चिम बंगाल की अनीशा ने अपने नाम किया। महिलाओं की 200 मीटर मेडले में कर्नाटक की मानवी वर्मा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं गोवा की राजेश ने रजत और कर्नाटक की हशिका रामचंद्रा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तैराकी में ही महिलाओं की 50 मीटर बैकस्ट्रोक का स्वर्ण पदक कर्नाटक के रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने जीतने में सफलता पाई। बंगाल की सुब्रति ने रजत और गोवा की पी मंगूश ने जीता। पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 25.77 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के ऋषभ दास ने रजत और सर्विसेज की मधु ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की पूजा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पूजा ने फाइनल में पंजाब की पहलवान को आसानी से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में ही पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में हरियाणा के नवीन स्वर्ण पदक अपने नाम उन्होंने किया। नवीन ने फाइनल में दिल्ली के सौरभ सरावत को आसानी से 9-5 से शिकस्त दी। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अजय भारत का सामना दक्षिण कोरिया से आज होगा। टीम इंडिया ने लीग चरण में कोरिया को 5-0 से पराजित किया था। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर जवान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। ऐसे में अब थिएटर के बाद अब लोग शाहरुख खान की जवान का लुत्फ घर बैठे उठा सकते हैं। कमल हसन की 1996 में आई इंडियन का दूसरा पार्ट इंडियन 2 जल्द बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है। इंडियन 2 का टीजर अब रिलीज हो चुका है। इसे हिंदी में हिंदुस्तानी 2 के नाम से रिलीज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उर्फी जावेद की गिरफ्तारी की वीडियो को उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट बताया। झूठी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर मुंबई पुलिस का संज्ञान भी सामने आया। प्रसिद्ध द एप्स सीरीज की चौथी फिल्म किंगडम ऑफ द टैलेंटर्स ऑफ एप्स का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 24 मई 2024 को यह फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने द फॉल गाई नामक आगामी फिल्म का ट्रेलर जारी किया। रेयान गोल्सलिंग इस फिल्म में मुख्य भूमिका में। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का प्रोमो आया। दिवाली में देगी सिनेमाघरों में दस्तक। 5 नवंबर से खुलेगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। इमरान हाशमी विलन की भूमिका में आ रहे हैं नजर। HBO की प्रसिद्ध सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स का दूसरा सीजन साल 2024 में आने की संभावना। प्रेस के लिए पहली बार इसके ट्रेलर की स्क्रीनिंग की गई। फेमस सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी, जिनकी हाल ही में मौत हुई थी, उनके नाम पर मैथ्यू पेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई। यहां पर नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार किया जाए। और BTS के जुंगकुक ने अपना सोलो एल्बम निकाला। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू नामक गाया। इस एल्बम का नाम गोल्डन है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर कभी थमता नहीं है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।